ओके सर। तो सोलर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है कि सोलर सिस्टम में क्या-क्या हमारे चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला ऑब्वियसली सन होगा, फिर उसके बाद प्लैनेट्स हैं, यस सर। फिर उसके बाद कुछ-कुछ तुम्हारी और चीज़ें, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एटसेट्रा इस टाइप की। अच्छा, प्लैनेट्स के साथ प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे कि अर्थ की सैटेलाइट है मून, ठीक है? तो वो भी तुम्हारी यस सर। सोलर सिस्टम का पार्ट होंगी। उसी तरह से मार्स है। तुम्हें शायद पता होगा मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं। एक का नाम है ओके फोबोस, सर। दूसरी का नाम है डीमोस। तो मार्स की 2 सैटेलाइट्स होती हैं। तो ये तुम्हारे बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जो मिलकर सोलर सिस्टम बनाती हैं। ओके सर। The sun and all the celestial bodies that revolve around it form the solar system। और ये तुम्हारी सेलेस्टियल बॉडीज कौन-कौन सी हैं? जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स हमारे कॉमेट्स भी। बिल्कुल, प्लैनेट्स तुम्हें पता ही है 8 होते हैं। प्लूटो हुँ। इज़ नो लॉन्गर अ प्लैनेट, ठीक है? प्लैनेट को हमने बहुत साल पहले ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था, मतलब कि अब वो प्लैनेट नहीं है। तो मर्क्यूरी से लेकर लास्ट तुम्हारा नेपच्यून तक हमारे यस सोलर सर। सिस्टम में प्लैनेट्स रहते हैं। यहाँ पे वही ओके चीज़ सर। डिस्कस कर रखी है, केस ऑफ प्लूटो। तो 2006 तक प्लूटो को भी प्लैनेट कंसिडर किया जाता था। तो उसके बाद प्लूटो का डिमोशन हो गया और फिर प्लूटो को हमने ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया इन द कीपर बेल्ट। तो नेपच्यून के बाहर एक रिंग ऑफ बॉडीज हैं जो कि सन का चक्कर लगाती रहती हैं। उसमें ही प्लूटो को फिर एक ड्वार्फ प्लैनेट नाम से कि वो उस बेल्ट में छोटा-सा वो उसमें चक्कर लगाता है, लेकिन अलग सा प्लैनेट वो नहीं है अपने आप में। तो अब ओके हम सर। डिस्कस करेंगे अलग-अलग तुम्हारे जो कंपोनेंट्स हैं सोलर सिस्टम के। तो सबसे पहले आता है सन। तो अर्थ से जो नियरेस्ट स्टार है, वो ऑब्वियसली सन है। यस सर। फिर सन में एक प्रोसेस होती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन में और उससे सन को अपनी एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी जो होती है फिर उससे हीट एंड लाइट सन रिलीज़ करता है। ओके सर। तो क्वेश्चन तुमसे आ सकता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके सर। तो हमारी अर्थ पे जितने भी एनर्जी हमें मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? सन से ही मिलती है। तो अलग-अलग तरीके से तुम समझ सकते हो। अब जैसे प्लांट्स हैं, हम खाते हैं तो अ, मान लो हम वेज खा रहे हैं, नॉन-वेज खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, आ तो प्लांट से ही रहा है। तो प्लांट्स अपना कहाँ यस। से खाना बनाते हैं? उसके लिए उनको लाइट चाहिए होती है, सन से। तो सन से उनको लाइट चाहिए होती है और जिससे कि वो फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स। तो ओके सर। आगे इसके अलावा आगे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, सब में आना चाहिए तुम्हें। अगर फोटोसिंथेसिस में सन के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही, प्लांट्स नहीं जी सकते, तो आगे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो जितनी भी तुम्हारी सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है, सारी की सारी वो पूरी फिर सन से ही आ रही है। ओके सर। फिर उसके बाद प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये बात तुम्हें पता ही होगा। और यस प्लैनेट्स सर। विजिबल सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि सन की लाइट उन पे पड़ती है। यस सर। सर वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों पे पड़ती है। तो प्लैनेट्स और स्टार्स में हम डिफरेंशिएट इस बात से कर सकते हैं कि जो तारे होते हैं स्टार्स, ये ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल मतलब टिमटिमाते हैं।
कभी कभी दिखाई देंगे, अचानक से वो गायब हो जाते हैं, फिर दिखाई देंगे, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। तो स्टार्स की खुद की लाइट होती है ना? हाँ, स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स की नहीं होती है। प्लैनेट्स की नहीं होती। हाँ, और प्लैनेट्स जो होते हैं ओके सर। वो सन के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो अगर मान लो एक मैंने बना दिया सन, इसके अराउंड ना ऑर्बिट में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये प्लैनेट है, ओके सर। और सॉरी ये ऑर्बिट है, इसके अराउंड, ये सन के अराउंड ये हमारा फिर रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ एक ही नहीं, सारे प्लैनेट्स इसी तरह से सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके सर। इसके बाद रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो जितना टाइम किसी एक प्लैनेट को पूरा एक सन के अराउंड चक्कर काटने में लगता है, उसको हम बोलते हैं उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो अर्थ के केस में वो होता है 1 ईयर। अर्थ में 1 ईयर तुम्हारा कितना होता है? 365.25 डेज। ठीक है, अब ये 0.25 है, तो 4 साल में मिलाकर फिर वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उसी वजह से हमें हर 4 साल में एक लीप ईयर हमें ऐड करना पड़ता है। ओके सर। तो एज द डिस्टेंस फ्रॉम सन इंक्रीजेस, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेस। तो ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, जो प्लेनेट सन से जितना दूर होंगे उनका ऑर्बिट उतना बड़ा होगा, तो उनको उतना ज्यादा ही टाइम लगेगा अपना वो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। फिर इसके अलावा प्लैनेट्स ना, उनका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, उसके अबाउट वो हर समय ना रोटेट भी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस रोटेशन की वजह से दिन और रात भी आता है। तो यस सर। अर्थ में तुम्हें पता ही है 24 आवर्स होता है पीरियड ऑफ रोटेशन। तो जितना टाइम किसी एक प्लेनेट को लगता है टू कंप्लीट 1 रोटेशन, वो उसका पीरियड ऑफ रोटेशन रहता है। फिर एक और चीज यहाँ पे छोटी सी दे रखी है कि मर्क्यूरी और वीनस के अलावा जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, सबकी अपनी खुद की सैटेलाइट्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अर्थ की तुम्हारी अर्थ का मून है, उसके अलावा मार्स की हमने डिस्कस की थी, 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। सर। फिर उसके बाद जुपिटर की तो 70-80 कुछ, लास्ट जो मैंने देखा था 70-80 कुछ सैटेलाइट्स हैं। फिर उसके बाद सैटर्न की भी कुछ 60 समथिंग सैटेलाइट है, 60 से 70 के बीच में कुछ सैटर्न की भी सैटेलाइट्स हैं। और आगे आने वाले और तुम्हारे जो है उनकी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। तो हाईएस्ट बढ़ तुम्हारी जाएंगे। जुपिटर और सैटर्न की सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। तो सारे प्लैनेट्स की सैटेलाइट होती हैं सिवाय मर्क्यूरी के और वीनस के। इन दोनों के Venus। अलावा हर प्लैनेट की अपनी सैटेलाइट है। मर्क्यूरी, तो सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमेशा, सॉरी, मर्क्यूरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। और यस सर। तुम्हें याद होगा मैंने बात बता रखी है, मर्क्यूरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। यस याद होगा सर। मैंने बता रखा है कि दिन के टाइम पे मर्क्यूरी बहुत हॉट रहता है और रात के टाइम पे बहुत कोल्ड भी हो जाता है। बहुत ठंडा। बिल्कुल, वो इसीलिए क्योंकि दिन में जितनी भी उस पर हीट पड़ती है, एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो हीट सारी वापस चली जाती है। हीट ट्रैप एटमॉस्फेयर यस करता सर। है। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कोई हीट ही ट्रैप नहीं हो पाती मर्क्यूरी में। तो रात के टाइम पे बहुत ठंडा हो जाता है। अच्छा, मर्क्यूरी हम कभी देख नहीं सकते क्योंकि वो सन की जितनी तेज लाइट पड़ती है उसकी वजह से वो एकदम फीका पड़ जाता है, तो ग्लेयर ऑफ द सन से वो यस सर। हिडन रहता है।
और मर्क्यूरी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जस्ट बिफोर सनसेट, सॉरी जस्ट बिफोर सनराइज और सनसेट। तो सनसेट से पहले उस टाइम पे सनसेट तुम्हारी, के बाद। हाँ सनसेट, सन की ना लाइट नहीं आ रही होती है सनसेट के जस्ट पहले, तो उस टाइम पे हमें मर्क्यूरी दिखाई दे सकता है। ओके सर। तो ये उन जगहों पे विजिबल रहता है जहाँ पे तुम्हारी ना ट्रीज और बिल्डिंग वगैरह हॉराइजन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती। अच्छा, हॉराइजन बता सकते हो क्या चीज होती है? यहाँ पे लिखा है व्यू ऑफ द हॉराइजन। सर मतलब जितना उसका व्यू है पूरा। नहीं, देखो इसका ये मतलब है कि मान लो ये मैं अर्थ बनाता हूँ, मान लो ये अर्थ है और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, तुम एक पर्सन हो, मान लो यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे हो तुम, ठीक है। अब कोई चीज ना तुम्हारी, अर्थ ना तुम्हारी बहुत बड़ी सी होती है, तो चलो एक बना देते हैं। अगर तुम यहाँ पे मान लो खड़े हो और मान लो सन तुम्हारा ऊपर कहीं है, तब तो डायरेक्टली तुम सन को देख सकते हो, यस सर। ठीक है, ये विजिबल है सन। लेकिन अगर मान लो सन तुम्हारा यहाँ पे कहीं आ जाता है, तो तुम अगर यहाँ पे खड़े हो ना, तो क्योंकि अर्थ वैसे तो गोल होती है, लेकिन तुम, एक तुम्हारी लाइन ऑफ साइट होती है, अगर सन नीचे है ना तो यहाँ पे देखो, सॉरी ये, तो क्या होगा कि तुम्हारी अर्थ की वजह से ना लाइन ऑफ साइट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, सन तुम्हें दिखेगा ही नहीं। ठीक, तो ये जो तुम्हारी एक लाइन ऑफ साइट सी बन रखी है, दिख रहा होगा, ये जो एक स्ट्रेट लाइन सी तुम्हारी है, यस ये ना सर। एक लाइन ऑफ साइट की तरह काम कर रही है, कि जो भी चीजें तुम्हारी इस लाइन ऑफ साइट के ऊपर हैं, जैसे यहाँ पे सन है, जो भी चीजें लाइन ऑफ साइट के ऊपर हैं वो तुम्हारी तुम्हारे लिए विजिबल है। जैसे कि यहाँ पे सन विजिबल है और नीचे सन विजिबल नहीं है। तो ओके ये सर। इसलिए क्योंकि इस लाइन ऑफ साइट के ऊपर है सन, उस, जो भी चीज लाइन ऑफ साइट के सर नीचे आ जाती नीचे है, होगा तो वो विजिबल नहीं होगा ना। बिल्कुल सही, क्योंकि अर्थ की वजह से वो हमारा लाइन ऑफ साइट ब्लॉक हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं होराइजन। ओके सर। ठीक है, तो होराइजन हमारी वो लाइन ऑफ साइट है जिसके ऊपर हम चीजें देख सकते हैं और जिसके नीचे हम चीजें नहीं नीचे देख नहीं सकते। देख सकते। ओके सर। अब नेक्स्ट प्लेनेट है वीनस। तो वीनस सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट भी है। वो इसलिए क्योंकि वीनस पे बहुत सारी ना तुम्हारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है एटमॉस्फेयर में। ग्रीन हाउस गैसेज बता सकते हो कौन सी गैसेज होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड इसका बेस्ट एग्जांपल है। वीनस के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रहती हैं, ग्रीन, जिनमें से सबसे ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या यस सर। करती है? हीट को ट्रैप कर लेती है, जाने नहीं देती बाहर। तो सर और कौन सी होती है? और भी तुम्हारी होती है, जैसे कि क्लोरीन एक होती है, फिर उसके बाद मीथेन भी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ग्रीन हाउस गैस होती है, फिर वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, और भी इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ओके सर। तो वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रहता है, इस वजह से वो सारा का सारा हीट को ट्रैप कर लेता है, निकलने नहीं देता वहां से। ओके सर। और वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई, ये ध्यान रख लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो वीनस कभी कभी हमें जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट दिखाई देता है। तो ये हमारा सेम मर्क्यूरी वाला थोड़ा थोड़ा सीन है यस इसका सर। भी। तो हम इसको कभी कभी मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसको हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोलते हैं? वीनस। वो वीनस है। अच्छा, एक ओके और सर। क्वेश्चन है तुम्हारा कि ज्यादातर जो तुम्हारे प्लैनेट्स होते हैं ना, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। जैसे कि अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। यस सर। लेकिन दो अलग प्लैनेट्स हैं, वीनस और यूरेनस, ये उनका उल्टा डायरेक्शन होता है रोटेशन का।
वो क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो 8 में से 6 प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं जैसे कि अर्थ, 2 प्लेनेट तुम्हारे ऐसे हैं वीनस और यूरेनस जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन आ ओके सकता है सर। एग्जाम में, कौन से 2 प्लैनेट्स हैं जो कि बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं? तो वो वीनस और यूरेनस है। यूरेनस, ठीक है सर। अच्छा, वीनस भी तुम्हारे फेजेस दिखाता है। फेजेस मतलब कि तो, मून जैसे। हाँ बिल्कुल मून जैसे। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ना तुमने देखा होगा मून का शेप ना कुछ एकदम गोल सा रहता है। ठीक, कभी कभी तुमने मून का शेप देखा होगा कि वो ऐसा कुछ रहता है। यस सर। ठीक है, इसको हम, इस शेप को हम बोलते हैं क्रेसेंट मून। ओके सर। तो वीनस का भी सेम ही है, कभी कभी मून तुम्हें ना हाफ सा दिखाई देगा। तो ये बहुत सारे अलग अलग तुम्हारे मून दिखाई देता है। तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि सर वीनस भी ऐसे दिखेगी? बिल्कुल वीनस के भी ना सेम इसी तरीके के तुम्हारे शेप्स, अलग अलग फेजेस रहते हैं। तो बिल्कुल मून की तरह ही वीनस का अलग अलग फेजेस होते हैं। यहाँ पे तुम्हारा दे रखा है, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, 2 तो तुम्हारे क्रेसेंट शेप दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें, ये वाले एक देखो यहाँ पे, ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये क्रेसेंट शेप बन रहा है। यस सर। इस वाले केस में भी तुम्हें दिखो यहाँ पे ना, जो डार्क सा तुम्हारा है उसके अलावा अगर जो ब्राइट वाला पार्ट है, जो हमने अभी, अपोजिट साइड में हो गया ना? बिल्कुल, तो ये हमारा जो विजिबल पार्ट है वो इन दोनों में क्रेसेंट सा तुम्हें बना हुआ दिख रहा होगा। फिर उसके बाद और भी तुम्हारे अलग अलग फेजेस हैं, यहाँ पे देखो हाफ है, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देखो ये दिखाई दे रहा है इधर। तो अलग अलग तुम्हारे टाइम पर वीनस की अलग अलग फेजेस रहती हैं। उसके बाद अर्थ, तो अर्थ तो पता ही है, अर्थ सपोर्ट्स लाइफ क्योंकि इसमें कुछ कुछ स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो एक तो सबसे पहले राइट टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है। यस सर। दूसरा, इसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर है। तीसरा, एटमॉस्फेयर है जिससे हमें ऑक्सीजन और बाकी तुम्हारे एक्सेट्रा चीजें मिल जाती हैं। फिर ओजोन यस सर। ब्लैंकेट है। तो ओजोन लेयर तुम्हें पता ही होगा, सर ओजोन अल्ट्रावायलेट ब्लैंकेट कैसे दिखता है? दिखता तुम्हारा एक बस एक ओजोन तुम्हारा ना एक मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, O3। ठीक है, ये ओजोन का ओके एक सर। फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। तो ये तुम्हारे बस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनी होती है, ओजोन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। तो ये तुम्हारी पूरी एक लेयर सी बन जाती है जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज आके उससे वापस चली जाती है, टकरा के लौट जाती है, अर्थ तक नहीं पहुंचती है। ओके सर। उसके बाद सीजन्स ऑन अर्थ, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो तुम बता सकते हो कि अर्थ पे विंटर्स और समर्स क्यों आते हैं? ये शायद मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें एक बार पहले। सर जब अर्थ रोटेट करता है। नहीं, देखो होता क्या है कि अगर देखो, एक अगर बीच में सन हो हमारा, ये सन है, ठीक, तुम्हें पता है अर्थ इसके अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, और ये ऑर्बिट ओवल शेप का होता है। तो होता क्या है कि अर्थ तुम्हारी, मान लो ऐसे अभी यहाँ पे है, फिर क्या होगा, अब मान लो जैसे यहाँ पे ना इस तरफ मान लो इंडिया है, आई से इंडिया, और दूसरी तरफ मान लो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब होता क्या है ना, अर्थ ऐसे यस करके सर। ना सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो कुछ टाइम बाद जब अर्थ रिवॉल्व करेगी, सर तो आपने बताया था कि अमेरिका में जैसे गर्मी है तो इंडिया में सर्दी होगी, बिल्कुल सही, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही। तो अब देखो जब ये रिवॉल्व कर रही है, तो अब यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है,
ठीक है, कुछ मान लो 2 महीने बाद या मान लो 1 महीने बाद अर्थ यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद 3 महीने बाद तक टोटल मिलाकर अर्थ अब यहाँ पे आ गई। फिर से तुम्हारा देखो ऑस्ट्रेलिया इस साइड पड़ेगा और तुम्हें समझ आ रहा होगा इंडिया तुम्हारी उल्टी साइड पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ तक बात समझो कि इस समय अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना सन की डायरेक्टली हीट किधर पड़ रही है? ऑस्ट्रेलिया पे। समझ रहे बात को? इंडिया पीछे वाली साइड है। तो इस टाइम पर यस सर। ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी समर्स है, इंडिया में विंटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही गोल गोल घूमता रहूं, फिर से आगे मान लो यहाँ पे अगर मैं आ गया, इस साइड ऑस्ट्रेलिया और फिर से इस साइड इंडिया, फिर मैं और आगे और थोड़ा सा गया, तुम्हें फिर से समझ में आ रही होगी बात, इस साइड ऑस्ट्रेलिया यस सर। और इस साइड इंडिया। इंडिया। अब तुम्हें बात समझ में आएगी कि अब देखो डायरेक्टली सन की धूप किधर पड़ रही है? इंडिया पे। अब ऑस्ट्रेलिया पीछे वाली साइड छुप गया। इस टाइम पर अब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी विंटर होगी और इंडिया में तुम्हारी समर होगी। ओके सर। समझ आ रही है बात? तो क्योंकि अर्थ यस सर। तुम्हारी ना सन के अराउंड घूमती है, रोटेट रेवोल्यूशन होता है और अपने ना एक्सिस पे भी रोटेट करती है, इसलिए अलग अलग टाइम पे ना अर्थ तुम्हारा सन की जो रेज है वो ओब्लिकली पड़ती है, मतलब डायरेक्टली इंडिया पे हमेशा नहीं पड़ेंगी। कुछ टाइम बाद 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया पे फिर डायरेक्टली पड़ेंगी। तो ऐसे तुम्हारा हर 6 महीने पे फिर अगर अगस्त है, दिसंबर आते आते तुम्हारी सीजन चेंज सर्दी हो होते जाएगी, हैं। बिल्कुल सीजन चेंज हो जाएगा। तो इसी ये तुम्हारा रीजन की वजह से अर्थ में सीजन आते हैं। ओके सर। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे दे रखी है कि जब अर्थ तुम्हारा सन के अराउंड रोटेट करती है तो इधर ये पीछे वाले जो तुम्हारा अर्थ का पार्ट है, यहाँ पे तुम्हारा इस समय विंटर है और इधर तुम्हारा समर चल रहा है। फिर अर्थ थोड़ा सा और देर तक घूमेगी। अब ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है जिसमें यहाँ पे समर था, अब इधर विंटर आ जाएगा और जो पार्ट में यहाँ पे विंटर था इधर तुम्हारा समर आ जाएगा। ओके सर। डिफरेंट प्लैनेट्स में कैसे कैसे टिल्ट अब रहता है। तो हर प्लैनेट के ना कुछ कुछ तुम्हारा जो ऐसे रहता है उससे वो टिल्टेड रहता है। जैसे यहाँ पे देखो अर्थ पे 23 के 20 डिग्री कुछ, हाँ 23.2326 डिग्री टिल्ट रहता है। तो अर्थ अगर तुम्हारी मान लो ऐसे कुछ है, एक स्ट्रेट लाइन, इससे कुछ अर्थ का एंगल बनता है। ये एंगल कितना है? 23 डिग्री। तो अर्थ 23 डिग्री पे टिल्टेड है अपनी एक्सिस से। उसी तरह से ओके बाकी सर। प्लैनेट्स भी अपनी एक्सिस से टिल्टेड रहते हैं। तो जिस प्लैनेट पे जितना कम टिल्ट रहेगा उसमें साल भर ना सिमिलर सा ही सीजन रहता है। ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, आगे और डिटेल में पढ़ लोगे। अभी के लिए तुम्हारे सिलेबस में टिल्ट वगैरह इतना उस पर स्ट्रेस नहीं है। ओके सर। उसके बाद आता है मार्स। तो मार्स रेड कलर का होता है और मार्स रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की डस्ट रहती है। तो और वो रेड कलर की होती है, तो इस वजह सर से उसमें कोई गैस होती है? मार्स में नहीं, मेरे ख्याल से मार्स में एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ओके सर। फिर मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डीमोस। एक बार वैसे मैं चेक कर ओके लेता सर। हूँ मार्स पे एटमॉस्फेयर होता है या नहीं।
अच्छा, मार्स में लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है। यस सर। एक नीचे क्वेश्चन भी है कि व्हाई डज मार्स हैव नो एटमॉस्फेयर। कुछ पढ़ के समझ नहीं आ रहा कि एटमॉस्फेयर में है इधर या नहीं है। एक जगह तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, नीचे क्वेश्चन ही ऐसा पूछा हुआ है कि मार्स पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पे एक नासा की वेबसाइट मिल गई, इसमें लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेयर मार्स में बहुत थिन है, मतलब कि बहुत कम एटमॉस्फेयर है, गैसेस बहुत कम है अर्थ के ना के मुकाबले। बराबर। हाँ, बहुत कम है, लेकिन जितना भी है मैक्सिमम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ह्यूमंस के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और ऑक्सीजन नहीं है उधर। अर्थ पे तो मोस्टली तुम्हारा नाइट्रोजन ही रहता है, लेकिन मार्स पे मोस्टली तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही बहुत फालतू की गैस है, बस वो फोटोसिंथेसिस में लेकिन यूज हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जुपिटर। तो जुपिटर हमारा सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट है, ये बात तुम्हें मालूम ही है। और जुपिटर के अराउंड बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स रहती हैं, 70 से 80 तक तुम्हारी कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जुपिटर में। ओके सर। फिर जुपिटर का दे रखा है कि तो सारे प्लैनेट्स में जुपिटर लार्जेस्ट होता है। हाँ बिल्कुल, जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है। ओके सर। तो दे रखा है कि जुपिटर का जो वॉल्यूम होता है 1300 टाइम्स है द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो देखो, अर्थ से वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखो तो 1300 टाइम्स वो बड़ा है, यस सर। और 318 टाइम्स जितना अर्थ का मास है उसका जुपिटर का मास है। ओके सर। और जुपिटर का जो रोटेशन है वो सिर्फ 10 आवर्स में है। तो जुपिटर बहुत तेजी से रोटेट करता है। अर्थ का अगर 24 आवर्स है, अगर हमारा एक दिन 24 आवर्स का है, तो जुपिटर में एक दिन तुम्हारा सिर्फ 10 आवर्स का है। तो बहुत जल्दी इसमें दिन तुम्हारे खत्म होते हैं जुपिटर में, 10 दिन में ही तुम्हारा दिन तुम्हारा चेंज हो गया, नेक्स्ट डे आ गया। यस सर। सर 24 घंटे नहीं होते, बस 10 घंटे होते हैं ना। बिल्कुल। अब नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है तुम्हारा? सैटर्न। और सैटर्न हमारा येलो कलर का होता है, इट इज सराउंडेड बाय रिंग्स। तो सैटर्न के अराउंड ना बहुत सुंदर सुंदर सी रिंग्स रहती हैं, यहाँ पे यस तुम्हें सर। दिख रही होंगी वो रिंग्स। और सैटर्न की जो डेंसिटी होती है वो पूरे सोलर सिस्टम में लोएस्ट डेंसिटी है सारे प्लैनेट्स में। ओके सर। तो अब इसकी ना जो डेंसिटी होती है वो लोअर देन वाटर है। सर इसकी कितनी रिंग्स होती है? क्या बोल रहे हो, कितनी रिंग्स होती हैं? सर यस सर। रिंग्स तो तुम्हारी ऐसे काउंट नहीं की जा सकती, ये तुम्हारे बहुत सारे डस्ट और स्टोन्स और तुम्हारे ये सब पार्टिकल्स वगैरह इसके अराउंड चक्कर काटते रहते हैं, तो इसलिए ये तुम्हारी रिंग बन जाती है। ओके सर। तो अब डेंसिटी डिस्कस कर रहे थे हम। सैटर्न की डेंसिटी ना पानी से भी कम होती है, तो इसका मतलब कि अगर बहुत बड़ा सा तुम एक मान लो पानी का वो समुद्र लो, उसमें सैटर्न को अगर फेंक दो तो सैटर्न ना फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। हाँ। क्यों? क्योंकि वो पानी से उसकी डेंसिटी कम होती है। पानी की जो डेंसिटी होती है तुम्हारी वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सैटर्न की जो होती सर है, उसके उससे भी कम होती है। हाँ सैटर्न की उससे भी कम होती है, लगभग 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सैटर्न की डेंसिटी होती है। सर वो सबसे कम डेंसिटी होती है। हाँ, सबसे हल्का प्लेनेट होता है सैटर्न। ओके सर। इसके बाद यूरेनस, अगला प्लेनेट। यूरेनस तुम्हारा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जिस तरह वीनस बाकी सारे प्लेनेट से उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करता है, यूरेनस भी उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करता है। ईस्ट टू वेस्ट। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल, यूरेनस रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट।
और वीनस रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। यस सर, फिर अपोजिट यूरेन डायरेक्शन। बिल्कुल। फिर यूरेनस की एक यहाँ पे दे रखी है खासियत कि इसका हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस रहता है। अर्थ का जैसे तुम्हारा 23 डिग्री है ना, यूरेनस में काफी ज्यादा रहता है। एग्जैक्ट वैल्यू एक बार देखनी पड़ेगी मुझे, दे रखा था यहाँ पे। हाँ देखो, यूरेनस में 97 डिग्री है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो 97 डिग्री तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यूरेनस में टिल्ट। तो सबसे ज्यादा टिल्ट जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब में यूरेनस में ही रहता है। जैसे वीनस में भी काफी ज्यादा है। तो यूरेनस हैज अ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। इसके बाद नेपच्यून। नेपच्यून इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। तो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट हमारा जुपिटर होता है। फिर वो जुपिटर। सेकंड नंबर पे सैटर्न आता है साइज में। थर्ड नंबर पे यूरेनस। फोर्थ नंबर पे नेपच्यून। ओके सर। और नेपच्यून का जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है वो होता है 165 ईयर्स। तो यहाँ पे एक साल जो अर्थ के 165 साल निकल जाए उतना टाइम लगता है। तो नेपच्यून में एक साल यस समझो सर। कितना ज्यादा लंबा हो जाएगा, 165 ईयर का तुम्हारा एक साल होगा। फिर नेपच्यून इज द विंडीएस्ट प्लेनेट, मतलब कि नेपच्यून पे हर समय बहुत तेज हवाएं चलती हैं 24 घंटे। और वहाँ 1200। हाँ, जो वहाँ पे विंड्स हैं उनकी जो स्पीड होती है वो 1200 माइल्स पर आवर रहती है अक्सर। तो तुम इसको ऐसा समझ सकते हो, जो अर्थ पे बहुत तगड़े तगड़े साइक्लोन वगैरह आते हैं ना, जो सबके लोगों को घर वर उड़ा देते हैं, बहुत ज्यादा लाखों लोग यस हजारों लोग सर। जिसमें मर जाते हैं, अर्थ पे वो तुम्हारे 200 किलोमीटर पर आवर ऐसी कुछ स्पीड रहती है। अगर तुम ये जो 1200 माइल्स पर आवर है इसको किलोमीटर में चेंज करो तो ये लगभग 1900 किलोमीटर पर आवर हो जाए। और अर्थ पे जो तुम्हारे बहुत तेज जो साइक्लोन वगैरह आते हैं जो सब कुछ एकदम उड़ा के ले जाते हैं वो 200 किलोमीटर पर आवर है बस। और इधर 1900 किलोमीटर पर आवर के नेपच्यून में सारा टाइम विंड चलती रहती है। तो यहाँ पे कितना ज्यादा तेज विंड चलती है, अर्थ के जो सबसे भारी भारी साइक्लोन होते हैं उनसे भी 10 टाइम्स ज्यादा स्पीड पे चलती है। तो ओके सर। इतना ज्यादा ही विंडी प्लेनेट है, हर समय विंड चलती है। अच्छा, इस चैप्टर का तुम्हारा सर वो विंड चलती कैसी है? मतलब जैसे नॉर्मली तुम्हारी अर्थ पे बहुत तेज मान लो आंधी आ रही है, बहुत ही तेज, वैसे यहाँ पे दिन रात सारा टाइम आंधी आती रहती है। ओके सर। सर वहाँ पे कोई गैस होती है? नेपच्यून में होती होगी, नेपच्यून में मेरे ख्याल से एटमॉस्फेयर होगा। रुको एक सेकंड लिखना पड़ेगा। ओके सर। यहाँ पे देखो दे रखा है, नेपच्यून हैज अ डायनेमिक एटमॉस्फेयर विद अ श्राउड ऑफ कोल्ड क्लाउड्स। बहुत सारे क्लाउड वगैरह यहाँ पे रहते हैं। इतना ही दे रखा है यहाँ पे एटमॉस्फेयर। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इसके एटमॉस्फेयर में रहती है, 80% हाइड्रोजन रहती है और हीलियम 18% रहती है। ओके सर। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ पे ना एक लाइन यहाँ पे रीड करो, नेपच्यून डज नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस। ये पढ़ सकते हो? तो ये तुम्हारा यस क्या सर। बताना चाह रहा है? जिस तरह अर्थ पे अच्छा सॉलिड मतलब वो सरफेस, लिक्विड होता है? नहीं नहीं, देखो तुम्हारे ना जो पहले 4 प्लैनेट्स रहते हैं, मतलब कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 प्लैनेट ना टेरेस्ट्रियल होते हैं। मतलब कि इन पे ना तुम्हारा जो पूरी सरफेस है ये रॉक्स वगैरह से बनी रहती है। तो इनमें ना ठोस तुम्हारी सरफेस है जिन पे तुम आराम से पैर वैर रख के चल सकते हो। मतलब एक प्रॉपर ग्राउंड वगैरह तुम्हारा एक रहेगा, जमीन रहती है। लेकिन जो नेक्स्ट तुम्हारे 4 प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून,
ये जो तुम्हारे नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, ये ना तुम्हारे गैशियस, ये मतलब बहुत भारी तुम्हारी मतलब बहुत डेंस हर समय गैसेस वगैरह रहती हैं, क्लाउड्स वगैरह रहते हैं, जिनसे तुम्हारा एक पूरा का पूरा प्लेनेट बनता है। बहुत तेज स्पीड पे हर समय तुम्हारी हवाएं चलती रहती हैं, क्लाउड्स वगैरह बहुत डेंस रहते हैं, और वो मिलके एक पूरा का पूरा प्लेनेट ही बना दिया उन्होंने। इन पे हर समय तुम्हारा ना नॉर्मल, जिस तरह तुम अर्थ पे चल सकते हो या मून पे भी ना तुम चल सकते हो, अच्छा, एक प्रॉपर जमीन रहती है। इन प्लैनेट्स में ऐसा कोई बहुत हार्ड सरफेस नहीं है जिन पे तुम चल सको। सर तो फिर क्या होगा अगर हम इस पे चलने की कोशिश करेंगे? चल नहीं सकते, सरफेस ही नहीं है कोई। अच्छा, ठीक है, बहुत डेंस मतलब तुम्हारी गैसेस हमेशा रहती हैं। ओके सर। तो अब ये वाला हमारा चैप्टर का पहला ये पार्ट हो गया, जहाँ पे हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा है स्टार्स के बारे में, स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन। ओके सर। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन। तो स्टार होते क्या है, व्हाट इज अ स्टार? एक स्टार बहुत बड़ा ह्यूज स्फीयर होता है ऑफ वेरी हॉट ग्लोइंग गैस। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सन को अपनी एनर्जी कैसे मिलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से। तो न्यूक्लियर इसी तरह फ्यूजन कहाँ से आता है? न्यूक्लियर फ्यूजन है तुम्हारे जो उसके एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, उनसे न्यूक्लियर फ्यूजन आता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि तुम्हारा उससे एनर्जी तुम्हारी रिलीज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, इसके एटमॉस्फेयर में जो दो गैसेज हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इनसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ओके सर। तुम्हारे दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस रहते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है जब मैं किसी ना एटम के अंदर न्यूक्लियस को तोड़ देता हूं, तो वो न्यूक्लियर फिजन होता है। और अगर मैं दो न्यूक्लियस को मिलाकर ज्वाइन कर दूं, तो उससे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये चीजें ना थोड़ा सा तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th वगैरह में सब पढ़ोगे। एक चैप्टर आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, ये दो तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, इनसे बहुत एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा। तो सन में कौन सी रहती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और तुम्हें पता होगा ना अर्थ पे भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, तो न्यूक्लियर बॉम्ब यस वगैरह सर। तो सुना ही होगा। अर्थ पे जो हम बनाते हैं वो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन से रहता है। तो यहाँ पे तुमने न्यूक्लियर फिजन अभी देखा, लिखा हुआ है। हमारा कौन सा प्रिंसिपल होता है, न्यूक्लियर फिजन। ये सब क्या चीज है, ये सब 10th में तुम पढ़ोगे। अभी के लिए ये तुम्हारी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ओके सर। तो स्टार हम पढ़ रहे थे, व्हाट इज अ स्टार। तो स्टार्स अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी भी उनको उसी से मिलती है। और वो कौन सी प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो हमारा सर सन है, आपने बताया था कि स्टार्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, जैसे ब्लू ऐसे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि उनका क्या टेम्परेचर है, कितने हॉट है वो। तो जो हॉटेस्ट स्टार होते हैं वो तुम्हारे ना ब्लू कलर के होते हैं, और जो कोल्डेस्ट स्टार सर होते जो हैं फुल वो बता सकते हो कौन से कलर के होते हैं? रेड। बिल्कुल सही, रेड। इनको ऐसे याद रख लो, विबग्योर। तो जो सबसे हॉट यस वाले सर। हॉटेस्ट स्टार्स होंगे वो तुम्हारे, ये देखो ना, विब, ब्लू। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ये सारे तुम्हारे विब कलर ब्लू ब्लूइश होते हैं। और जो तुम्हारे कोल्डेस्ट हो गए, वो सबसे एंड में यहाँ पे कौन सा है, रेड, तो वो रेड हो गया। ठीक है, विबग्योर मेरे ख्याल से पता होगा तुम्हें, रेनबो वाले जो कलर्स यस होते हैं ना, सर। वो ये विबग्योर हम जो उसको, 7 कलर्स होते हैं। बिल्कुल। तो विबग्योर से इसको याद रख लो, सबसे पहले आ रहे हैं विब, तो वो सबसे हॉट है। सबसे एंड में आ रहा है रेड, तो वो सबसे कोल्ड है। ओके सर।
फिर यहाँ पे वही चीज है कि कलर ऑफ अ स्टार, तो ये डिपेंड करता है कि कोई स्टार कितना गर्म है। तो जो सबसे ज्यादा गर्म तुम्हारे, ग्रीन कलर के होंगे तो कितना टेम्परेचर होगा? इनके बीच में कुछ होता होगा। जो सबसे हॉट है ओके वो सर। 30,000 डिग्री सेल्सियस है उनका, जो ब्लू वाले हैं। और जो तुम्हारे बीच में ग्रीन वाले हैं वो कुछ होगा 10,000 के आसपास, 10-15,000। ओके सर। सर वो मिनिमम में। हाँ, तो मेरे ख्याल से अब ओके तुम्हें सर। याद हो गया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। फिर डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। तो हम स्टार्स की आपस में जो दूरी है वो मीटर में या किलोमीटर में तो नाप नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। मीटर किलोमीटर तो बहुत छोटी यूनिट हो गई। तो हम इनको कैसे नापते हैं? लाइट यस सर। ईयर में। लाइट ईयर क्या ओके मतलब सर। होता है? लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ स्टार यही चीज बताता है कि अ, हम उसको लाइट ईयर में नापते हैं, और वो उतना डिस्टेंस है जो कि लाइट एक साल में चलती है। ओके सर। तो लाइट ईयर ना बहुत बड़ी यूनिट होती है, क्योंकि लाइट जो होती है तुम्हारी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, ओके सर। सिर्फ एक सेकेंड में। तो अगर मैं 1 ईयर की बात करूं, तो पहले तो मैं 1 सेकेंड से एक, अगर मुझे मिनट जाना है तो मैं इसको 3 लाख को पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो ये हमें एक मिनट में बता रहा है डिस्टेंस कितना किलोमीटर है। फिर अगर मैं एक मिनट से एक घंटे में कन्वर्ट करूं, तो इसको मैं 24 से और मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एक घंटे में यस सर। तो हाँ बस। सॉरी मैं इसको नहीं, एक 60, घंटे में सॉरी 60। सॉरी 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। 60। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट में इसको 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो अगर मुझे एक दिन कैलकुलेट करना है तो मुझे इसको अब 24 से यस सर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। तो मैं इसको 365 से और मल्टीप्लाई करूंगा इसके बाद। तो ये देखो, इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद अब ये तुम्हें डिस्टेंस बता रहा है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस चलती है। तो इतने किलोमीटर यस अगर सर। मैं लिख दूं तो ये मुझे देता है लाइट ईयर। तो तुम्हें सब में आ रहा होगा, ये बहुत बड़ी ओके यूनिट हो सर। गई, बहुत बड़ा डिस्टेंस। ये यस एक सर। लाइट ईयर है। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है कि सन से जो लाइट होती है अर्थ तक जो पहुंचती है, ये कितनी देर में पहुंचती है? 8 मिनट्स में। ओके सर। तो 1 मिनट मैक्सिमम होता है। हाँ, 8 मिनट। 8 मिनट और 20 सेकेंड कुछ ऐसे होता है, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, बट ऐसे ही कुछ रहता है। एट ओके सर। मिनट और 20 सेकेंड में सन से अर्थ तक लाइट पहुंच जाती है। तो ठीक हम है सर। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 लाइट मिनट्स फ्रॉम अर्थ। लाइट ईयर्स नहीं, लाइट मिनट्स हो गया अर्थ से डिस्टेंस सन का। ओके सर। ठीक है, तो अर्थ क्योंकि मिनट 8 मिनट में पहुंच जा रही है, तो हम इसको 8 लाइट मिनट बोल देंगे। अब ओके इसके सर। बाद है तुम्हारा मूवमेंट ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स ना तुम्हें मूव करते हुए दिखाई देंगे ईस्ट टू वेस्ट। अब ऐसा क्यों है? सन भी हमें पता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये तुमने सुना होगा, सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका क्या रीजन है? यस सर। इसका रीजन ये है कि सन तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, लेकिन अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो उसके एकदम उल्टी डायरेक्शन में हमें सन चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम तो ऐसा फील करते हैं ना कि अर्थ मूव नहीं कर रही है।
तो जब कोई चीज वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी, मतलब अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी, तो बाकी चीजें हमें फील होगा कि वो उल्टे डायरेक्शन में घूम रही है, ईस्ट टू वेस्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझो ना, मान लो अगर तुम कोई लिफ्ट से जा रहे हो और लिफ्ट में ना, मान लो तुम लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक। तो अगर कोई मान लो पहली बार तुम जिंदगी में पहली बार ट्रेवल कर रहे हो, तुम्हें आइडिया नहीं कि लिफ्ट ऊपर जाती है, तो कोई छोटे बच्चे हो ना, कभी उनके साथ अगर तुम लिफ्ट में तुम जाओगे और अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा, यस तो उनको उतनी अकल ही नहीं होती है। तो अगर 2 साल 3 साल के बच्चे, उनको लगता है कि बाकी चीजें ना नीचे जा रही है, हम अपनी जगह पे, बाकी चीजें यस नीचे जा रही है। तो वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो अपनी जगह पे खड़े हैं, क्योंकि वो तो मूव कर नहीं रहे, तो उनको फील होता है कि बाकी चीजें नीचे जा रही हैं। तो एकदम यस सेम सर। ही चीज है हमारी, कि अर्थ पे भी हम मूव नहीं कर रहे होते, हम ऐसा फील होता है कि वो अपनी जगह पे। तो लेकिन अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही होती है, तो इसी वजह से सन हमें उल्टा घूमता हुआ दिखाई देता है, ईस्ट टू वेस्ट। ओके सर। तो तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सन या बाकी स्टार्स हमें ईस्ट टू वेस्ट क्यों मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर है कि जो स्टार्स हैं या सन, ये तो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, लेकिन अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। इस वजह से जो इनकी मूवमेंट है वो हमें ईस्ट टू वेस्ट लगती है। ओके सर। फिर इसके बाद पोल स्टार है। पोल स्टार कभी ना हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो फिर ऐसा क्यों? पोल स्टार कैसे दिखते? पोल स्टार जस्ट लाइक एनी अदर स्टार, कोई इसमें अलग सी खासियत नहीं दिखाई देगी अगर तुम देखोगे। लेकिन पोल स्टार ना तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। पोल स्टार तुम्हारा अर्थ की ना एक्सिस की ही डायरेक्शन में रहता है। तो अर्थ जब भी घूमती है तो उसका तो एक्सिस, मतलब अर्थ से पास रहता है? हाँ, अर्थ से तुम्हारा जो यहाँ पे एक एक्सिस होता है अर्थ का, यहाँ पे देखो ये सेम ही डायरेक्शन में तुम्हारा रहता है। तो जब भी अर्थ यस सर। घूमती है तो इसकी पोजीशन चेंज होती है, तुम्हें नहीं दिखेगी, क्यों सर? क्योंकि वो तो सेम अर्थ अच्छा, की ओके एक्सिस पे ही ओके सर। रहेगा। तो इस वजह से ये यस सर। हमेशा अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, कभी भी इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई है। ओके सर। तो इस वजह से जितने भी स्टार्स हैं तुम्हारे, वो तुम्हें ऐसा फील होगा कि पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में कि व्हाई डज द पोल स्टार अपीयर फिक्स्ड, वो क्यों कभी मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता? तो इसका रीजन ये है कि इट लाइज ऑन द, अर्थ एक्सिस। बिल्कुल, एक्सिस ऑफ द अर्थ, सेम डायरेक्शन में। तो इस वजह से अर्थ जब भी चक्कर काटती है, उसका एक्सिस तो वही है, तो पोल स्टार भी सेम डायरेक्शन में ही है, तो पोल स्टार कभी मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ओके सर। इसके बाद एक बहुत ही फालतू सा टॉपिक है अगला, व्हाट इज अ कॉन्स्टिलेशन। पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं बिना मतलब की। कॉन्स्टिलेशन होता है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जिनसे एक रिकग्नाइजेबल शेप बन जाता है। तो कुछ कुछ तुम्हारे वेल नोन, सर किसी का शेप? हाँ, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसा शेप बन रहा है, तो तुम्हें भी समझ में आएगा क्या बिना मतलब की बकवास। तो कुछ कुछ वेल नोन कॉन्स्टिलेशंस रहते हैं, जैसे कि एक होता है द ग्रेट बियर, ठीक है, इसको बिग डिपर भी बुलाते हैं। फिर एक होता है ओरियन, एक होता है कैसियोपिया, एक होता है लियो मेजर। तो ये सारे कुछ कुछ ना कॉन्स्टिलेशंस हैं। अब हम देखेंगे कैसे शेप बनाते हैं। तो तुम्हारा ये सबसे पहला है उर्सा मेजर या फिर बिग डिपर। तो अब देखो ये कैसा, इसका शेप कौन सा बनाता है। ये तुम्हारे इसमें ना ढेर सारे तुम्हें दिख रहे होंगे स्टार्स हैं। यस सर। ये तुम्हारा पहला स्टार दिख रहा होगा, एक ये अगला स्टार दिख रहा होगा, एक ये तीसरा स्टार, ये चौथा स्टार, नीचे पांचवा स्टार, फिर छठा स्टार और सातवां स्टार।
ये मिलके तुम्हारा ना एक डिपर बनाते हैं। ये मतलब ये तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 और 7 7 स्टार्स हैं। इनसे इन्होंने अपने एक इमेजिनरी सा डिपर बना लिया और डिपर से पानी पिया जाता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कोई आदमी इस टाइप की चीज़ से पानी पी रहा हो, लेकिन पता नहीं है जो भी है। तो इससे ये पानी पीने के लिए यूज़ होता है और इससे ऐसे ही आसमान सर में मतलब ये कोई भी शक्ल बना सकते हैं? हाँ, कुछ भी तुम अपने मन से कोई भी शेप कहीं भी बना दो। तो ऐसे ही पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को। ये फालतू का टॉपिक है बिग डिपर। तो ऐसे ही कोई भी तुम्हारे 7 स्टार्स हैं ये, इनसे एक डिपर का शेप बन जाता है, जिससे डिपर से ये लोग पता नहीं कौन पानी पीता है, लेकिन अब दे रखा पानी है तो पिए। पता नहीं कौन इससे पानी पीता है। तो ये एक इमेजिनरी सा इन्होंने शेप बना लिया। तुम्हारी बुक में भी है तो तुम्हें ये ओके। याद करना होगा। फिर अब अ, जो उर्सा मेजर है, अब इन्होंने कॉन्स्टेलेशन वगैरह दे रखे हैं, तो इसका कुछ तो यूज़ होता होगा कंप्लीटली मतलब अब अ, वी अगर कोई चीज़ कंप्लीटली यूज़लेस होगी तो स्कूल वगैरह में क्यों पढ़ाएँगे? तो इसका थोड़ा बहुत तो यूज़ है वैसे, जैसे कि जो उर्सा मेजर है, ये तुम्हारे 7 कॉन्स्टेलेशंस हैं। अगर तुम्हें याद है कि 7 कॉन्स्टेलेशन कैसे हैं, तो उनको यूज़ करके ना तुम पोल स्टार का पता लगा सकते हो। और पोल स्टार ना आज से 200-300 साल पहले जो भी शिप वगैरह जाती थी, उनको ना अगर डायरेक्शन पता लगाना होता था, कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है या फिर उनको ईस्ट जाना है तो ईस्ट कहाँ पे है, तो उसके लिए ना पोल स्टार की ज़रूरत उन्हें पड़ती थी। तो पोल स्टार सर क्योंकि उसके फिक्स बाद रहता है। कंपास भी हो सकता है ना? क्या बोल रहे हो? सर उसके बाद कंपास आ गया था ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, उसके बाद कंपास आ गया। तो ये सब तुम्हारा पोल स्टार वगैरह तक जब तक करना था, तब तक तो ये सब पढ़ाने का सेंस भी था बच्चों को। अब पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये अभी भी वही पढ़े हुए हैं, कॉन्स्टेलेशन बच्चों को सिखा रहे हैं, बिना मतलब। तो ये वही तुम्हारा पोल स्टार को लोकेट करने में आज से 300 साल पहले यूज़ हो जाता था। तो वो कैसे हो रहा है, एक बार देख ही लो क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि जो आखिरी 2 वाले तुम्हारे ये स्टार्स हैं, इनको अगर मैं यस सर। जिनके इतने बीच में जितना डिस्टेंस है, उससे लगभग 5 गुना और आगे एक्सटेंड कर दूँ 5 टाइम्स, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा आगे जाके पोल स्टार मिल जाएगा। बस यही है तुम्हारा ओके सर। उर्सा मेजर का यूज़। उर्सा मेजर पोल स्टार को लोकेट करने में हेल्प होता है। तो तुम्हारा आ सकता है कि कौन-सी जिससे कॉन्स्टेलेशन डायरेक्शन है? पूछी जाती है। बिल्कुल। तो तुम्हारा सॉरी क्या लिखा हुआ है? कौन-सी कॉन्स्टेलेशन है जिससे कि पोल स्टार लोकेट होता है? तो उसका आंसर है उर्सा मेजर ओके सर। या फिर बिग डिपर। इसके बाद तुम्हारा ओरियन। तो ओरियन क्या होता है? ओरियन तुम्हारा होता है एक हंटर को रिज़ेम्बल करता है। अब देखो ये क्या बकवास कर रहे हैं कि तुम्हारा एक ये सर ये भी कंसोलेशन ही है ना? हाँ, ये भी कॉन्स्टेलेशन है। तो ये तुम्हारा एक ये स्टार है, एक दूसरा ये स्टार है, तीसरा ये स्टार है और 3 स्टार ये हैं, फिर कुछ ये स्टार हैं। इमेजिनेशन में बनाते हैं ना? हाँ, इमेजिनरी। फिर ये हैं तुम्हारे और सामने ऐसा कुछ ये और स्टार्स हैं। तो ये इमेजिन कर रहे हैं कि इससे पूरा कि पूरा योद्धा तुम्हारा ये दिख रहा होगा, तैयार हो गया। पता नहीं यस इससे सर। कहाँ से ये यहाँ तक ये पहुँच गए, कोई सर पैर नहीं है इस बात का, लेकिन ठीक है पढ़ा रहे हैं। तो इट रिज़ेम्बल्स अ हंटर, जो हंटर तुम्हारे शिकार-विकार करने जाते हैं। और जो 3 मिडल यस तुम्हारे सर। स्टार्स हैं, ये बेल्ट ऑफ द हंटर है। अच्छा, जो ओरायन हम कॉन्स्टेलेशन पढ़े, उसका भी अगर लोग उसको कॉन्स्टेलेशन की तरह मानते हैं, कुछ की बातें करते हैं, तो उससे कुछ तो यूज़ होगा उसका। तो उसका यूज़ ये है कि तुम्हारा एक प्लैनेट होता है सीरियस, उसको अगर हमें लोकेट करना होता है, तो हम इससे लोकेट करते हैं। तो सीरियस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार ओके इन द सर। स्काई। अगर मैं इस बेल्ट को ईस्ट डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड करूँ,
तो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, ये मेरी बेल्ट है, इसको मैं ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूँ, तो ये बहुत यस ब्राइट सर। स्टार की तरफ हमें लीड करती है, लाइन आगे बढ़ेगी, और वो तुम्हारा सीरियस है स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार होता है स्काई लाइन। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, तो उसका आंसर है सीरियस। सर नंबर 1 पे आता है। हाँ, ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे ब्राइट रीजन। और क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कौन सी कॉन्स्टिलेशन है जो कि हमें हेल्प करती है सीरियस को लोकेट करने में, तो उसका आंसर है ओरियन। इसके बाद लास्ट तुम्हारा कॉन्स्टिलेशन दे रखा है कैसियोपिया। कैसियोपिया लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड एम, मतलब तिरछा मिर्छा सा एम जो है तुम्हारा, वो यस सर। तुम्हारा डब्ल्यू भी तो बन रहा है। बिल्कुल डब्ल्यू भी बोल सकते हो, तो ये तुम्हारा कैसियोपिया हो गया। तो ओके सर। कॉन्स्टिलेशन आखिरी ये वाली डिस्कस कर रखी है। ओके सर। इस चैप्टर में से 2 और पार्ट है, यहाँ से एक कल या परसों जब भी नेक्स्ट क्लास करेंगे तब पढ़ लेंगे। सर कल कितने बजे होगी? कल एक और क्लास 8 का लड़का है, उसकी मैं क्लास लेता हूँ, तो अगर सुबह के टाइम पे उसकी मैं लूंगा क्लास 10 बजे, तो तुम सुबह 10 बजे क्लास ले सकते हो? यस सर। ठीक है, तो कल मैं बता दूंगा। ओके सर।